मतलब ही नहीं पता है। और इस जाति के लोग जो आईएएस बन गए हैं, जो क्लास 1 ऑफिसर बन गए हैं, वो सरकारी मतलब आपसे डर गए हैं इसीलिए सड़कों पर उतर रहे हैं। नहीं, आप डर गए हैं। उन्होंने अपनी जगह चेंज करा ली है कि रामलीला ग्राउंड तिरस्कार किया गया, पूर्व राष्ट्रपति का तिरस्कार किया गया। वो केवल इस वजह से किया गया क्योंकि चंद लोग घर की संपत्ति में से एक ना एक दिन तो बंटवारा अवश्य होता है ना, घर में से, जमीन में से, जायदाद में से, हर जगह में बंटवारा तो मिल जाएगा, ये तो मिल जाएगा वो बड़े पद पर जाने की विरोध नहीं किया। तो आप क्यों कर रहे हो वही वजह हम जानना चाहते हैं। हम नहीं कर रहे हैं, हम तो क्रिमिनल के पक्ष में हैं। अरे अपने अपने विचार रखिए, और भी विचार हम जानेंगे, मगर ये जानना जरूरी है कि आपका समाज जो आपके प्रधान है, जो आपके धरना प्रदर्शन हो रहा है। एक तरफ वो वाल्मीकि समाज के लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे समाज के अन्य समाज में या फिर भीम आर्मी में नहीं। मैं इस चीज पर लौट कर आना चाहूंगी कि मैं इसका मतलब ये इसके विरोध में या फिर इसके मतलब पक्ष में क्या कहना चाहूंगी। लेकिन जो वाल्मीकि समाज के लोग कह रहे हैं कि भीम आर्मी की तरफ हमारे वाल्मीकि समाज के नहीं है, लेकिन वही दूसरी तरफ भीम आर्मी के धरना प्रदर्शन के लिए भी वाल्मीकि समाज के लोग तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये एक उनका डेमोक्रेटिक राइट है और वो कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो दलित नेता के नाम से उनकी चंद्रशेखर रावत जी की पहचान थी और तमाम युवा, और वो उसमें केवल वो अपनी समाज से नहीं, वाल्मीकि समाज के दिल्ली प्रदेश के उनके अध्यक्ष वाल्मीकि समाज से हैं, मेरठ समाज से वाल्मीकि समाज के हैं, बिजनौर से वाल्मीकि समाज के हैं, बुलंदशहर से हैं, तमाम जिलों में वाल्मीकि समाज के लोग उनके साथ मिलकर के उनको आगे बढ़ाया। 11 लाख रुपए उनको डोनेट किया। बहन जी के बाद चंद्रशेखर रावत जी को तमाम लोगों ने, दलितों ने अपना नेता माना, लेकिन इस 1 अगस्त के ऑर्डर के आने के बाद उन्होंने इसका विरोध नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये जो ऑर्डर आया है वो संवैधानिक ऑर्डर है। और अब जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में जो संपन्न लोग हैं, कर्नल कैटेगरी में मेरिट पर आने लगे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, टीना डोबी आईएएस में टॉप किया। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 70,000 टीचरों ने टेस्ट पास किया, मेरिट में आए। जो जनरल कैटेगरी की मेरिट थी वो 70% थी, 67%, और ओबीसी की कैटेगरी की 66% थी, और शेड्यूल कास्ट की जो 21% रिजर्वेशन है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें जो मेरिट थी वो केवल 62% थी। यानी 3%, 4% का डिफरेंस। इट मीन्स कि अगर उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता, वहां लड़ाई लड़े कि जहां हमारे लोग मेरिट पर आ रहे हैं उनको ऑन मेरिट पर डिक्लेयर किया जाए। और वो ये रूल है, डीओपीटी का 10 अगस्त 2010 का ऑर्डर है, और उसको सर्कुलेट किया गया है 28 जनवरी में। 28 जनवरी 2024 में ये ऑर्डर, 23 में ये ऑर्डर आया है कि जो ऑन मेरिट आएगा उसको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, और जो रिजर्वेशन में आएगा उसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। ये लड़ाई पूरे दलित समाज को लड़नी चाहिए थी कि बहुत सारे विभागों में इतनी अनियमितताएं हैं डिपार्टमेंटों में, कि मैंने खुद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर मैंने ये अनियमितताएं पकड़ी कि जो जनरल कैटेगरी की, मैं आज खुलासा कर रहा हूं कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो फेल कैंडिडेट वो शेड्यूल कास्ट में सेलेक्ट कर दिए जाते हैं, और जो शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट है उनका हक मारा जाता है। और वो पिछली जो सरकार थी 2011 में, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, केंद्र में जिनकी सरकार थी, माननीय मनमोहन सिंह की सरकार में, ये मैंने उनको लिखित रूप में दिया था। और हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी से मैं स्वयं मिला हूं, और उस समय पर दलित नेता पीएल पुनिया जी चेयरमैन थे शेड्यूल कास्ट आयोग के, मैंने उनको लिख कर दिया कि ये शेड्यूल कास्ट पोस्टों पर जनरल कैटेगरी के लोगों को सेलेक्ट कर लिया गया है। तो वो सेलेक्ट जो किया है वो गलत तरीके से किया है। जो लोग फेल हो गए थे, जैसे जसलाई के, मैं फॉर एग्जांपल आपको देता हूं, जसलाई के 250 कट ऑफ जाती है जनरल कैटेगरी की, 250, यानी मेरे डिपार्टमेंट में 243.75 गई थी, और ओबीसी की कैटेगरी गई थी, कट ऑफ लिस्ट गई थी 230, और एससी की गई थी 210, और एसटी की गई थी 190। असिस्टेंट की वैकेंसियां थी, साइंटिफिक असिस्टेंट की। जब मैंने उसमें कैलकुलेशन किया 465 पोस्टें थी। मैंने ये देखा कि एक नेहा गोयल नाम की लड़की, जिसकी 237 कट ऑफ थी,
वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में सेलेक्ट हुई। एक शर्मा नाम का लड़का था, वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ। एक जैन नाम का लड़का था, वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ। मैंने उसके फर्स्ट पेपर के नंबर देखे, फर्स्ट पेपर का नंबर देखा मैंने कि उसने जब फर्स्ट पेपर दिया था तो रिजर्वेशन के पाने के लिए जब फॉर्म हम भरते हैं तो उसमें कैटेगरी लिखते हैं। कैटेगरी क्या लिखते हैं? इफ यू आर बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी योर कोड इज SC for 1, ST for 2 and OBC for 6 and UR category for 9 and other handicapped for category 11 and physical handicapped 13 and ex serviceman 14। ये कोड पहले तय कर दी गई है। जब पहला पेपर हुआ तो उसने फॉर्म भरा और उसका रिजल्ट जब आउट हुआ तो उसका कोड था 1, यानी क्या था? उसका कोड था 9 कोड था, वो जनरल कैटेगरी में थी नहीं वो। दूसरा जब पेपर दिया उसका जब रिजल्ट आया तो उसका कोड था 9। जब तीसरा पेपर दिया तो उसका कोड था 9 कोड होने के बाद जब फाइनल रिजल्ट निकला तो उसका जो कोड है वो 1 में बदल गया, यानी शेड्यूल कास्ट में बदल गया। और वो लड़की मेरे ही पास आई, सर मेरा अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। मैंने कहा तुम पागल हो क्या, तुम्हारा तो मैं कैंसिल करने के लिए लड़ रहा हूँ। ये NK रघुपति स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन थे उस समय पर। मैंने उनको लिखित में शिकायत करी। DOPT के उस समय पर DOPT मिनिस्टर V नारायण स्वामी थे और राहुल गांधी जी से मैं मिला, फिजिकली मिला हूं। मैंने लिख कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि ये जो है आप हमारे कनिष्ठ जी को बताओ, क्या आपने PL पुनिया को लिख के दिया? मैंने कहा कि यस आई हैव राइट डाउन ऑलरेडी इन द कमीशन। कमीशन के चेयरमैन ने कहा है कि गो हेड फर्दर स्टॉप द प्रोसेस ऑफ द रिक्रूटमेंट। जब मैंने ये बात कही तो वो 2 साल वैकेंसियों को रोक के रखा और जब दबाव बनाया गया तो कुछ लोगों ने मिलकर के वही PL पुनिया ने लिख कर दे दिया गो हेड टू प्रोसेस द रिक्रूटमेंट फॉर द साइंटिफिक असिस्टेंट। तो जब ये लिख कर दे दिया गया तो वही लोग जो 2011 के थे वो 2013 में उन लोगों को रिक्रूटमेंट कर लिया गया। इस चीज की लड़ाई पूरे देश में किसी ने नहीं लड़ी। आप कमीशन ने नहीं लड़ी, सरकार ने नहीं लड़ी, मैंने वो लड़ाई लड़ी। अब यहाँ लड़ाई किस बात की है? SC ST में जो क्रीमी लेयर लागू हुआ OBC कैटेगरी के अंदर, जब क्रीमी लेयर लागू हुआ तो किसी यादव ने उसका विरोध नहीं किया। 89 में मंडल कमीशन आया था, उसका विरोध सबने किया। क्रीम लेयर को अब आप कैसे देखते हो? कितना फायदा आप समाज को दे सकते हो? हाँ। उस समाज को दे सकते हो जिसका शोषण 3000 साल से होता है। यस, देखिए पहली बात तो ये है कि पहले तो उसको रोजी मिलेगी क्रीमी लेयर से। क्रीमी लेयर का मतलब है कि जो लोग अब ऑन मेरिट पे आ रहे हैं, ऑन मेरिट का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? जो लोग मेरिट पे आ रहे हैं वो जनरल कैटेगरी को बीट कर रहे हैं, जैसे टीना डोबी ने बीट किया है, हमारे बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के नौजवानों ने उनको बीट किया है, तो वो अब जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं। तो आप एक तरफ जनरल कैटेगरी में भी जा रहे हैं और आप एक तरफ शेड्यूल कास्ट में भी आ रहे हैं। तो जो बचे कुछ लोग हैं वो शेड्यूल कास्ट में आ रहे हैं, शेड्यूल टाइप में आ रहे हैं। अब नमो नारायण मीना राजस्थान से IAS ऑफिसर थे, कांग्रेस ने उनको डायरेक्ट लोकसभा की टिकट दे करके केंद्र में उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। और फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के बाद जब मैं उनसे मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में 5 IAS IPS ऑफिसर है। अरे भाई, आप ST कैटेगरी के, आपके जो कम्युनिटी के लोग हैं वो बेचारे आज भी भेड़ चुगा रहे हैं, आज भी मजदूरी कर रहे हैं, अब उन लोगों को आरक्षण दो। एक और हमारी IRS ऑफिसर हैं जो प्रिंसिपल कमिश्नर रही, उन्होंने अभी आगरा से भी चुनाव लड़ा। मैं उनका नाम लेकर के वो बड़ा नहीं करना चाहता, अगर आप मुझसे अकेले में पूछना चाहेंगे तो मैं बता दूंगा। उनके घर में 3 IAS ऑफिसर हैं। आप बताइए क्या उनको आरक्षण की जरूरत है? क्या मोची समाज में, आप मुझे बताइए, जाटव समाज में, चमार समाज में क्या अभी उनको हक मिला है? जो खेत में खलियान में जाटव समाज की जो हमारी बहनें हैं, जो चमार समाज की जो हमारी बहन बेटियां हैं, जो गांव में आज भी मजदूरी कर रही हैं, उन्हें पढ़ाई लिखाई का मतलब ही नहीं पता है। और इस जाति के लोग जो IAS बन गए हैं, जो क्लास 1 ऑफिसर बन गए हैं, वो सरकारी मकानों की कोठियों में रह रहे हैं, वो अलग से बंगला बनाकर रह रहे हैं, वो लोगों को जाकर के नहीं देख पाते हैं और दफ्तर में भी अपने आप को नहीं बताते हैं कि यस वी आर बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी, और उनकी अलग मंडली होती है। तो क्या आप ये बताइए, क्रीम लेयर को आप कह रहे हो कि आर्थिक सहायता आप देने के बाद उसको सक्षम कर दोगे उस जाति को? यस। क्या उसका शोषण नहीं होगा? क्या आपका राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं था जो मंदिर में नहीं घुसने दिया? क्या आपका यूपी में योगी के वहां पर CM नहीं था जिसको गंगा जल से धोया गया? हाँ, आपकी बात। अब आपने सवाल किया है, अब मैं आपको उसको जवाब देता हूं। उसी पे आइए। हाँ, देखिए, आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को गंगा जल धोने से वो किया गया।
किया, आई एग्रीड। लेकिन आप उनको देखिए ना, जो बिहार से, यूपी से मजदूर को पकड़ के ला करके जो भारत सरकार ने मिनिमम वेजेस तय की गई है, जिसके सैलरी जो है वो 15,000 है, 15,000 से कम नहीं दे सकते, उसको 60,000 रुपए में ठेकेदार दे रहा है। क्या उसको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए? क्या उसको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? आप उसको देख रहे हैं जो आईएएस बन गया है, उसके क्रिमिनल पर आप टोका टिप्पणी कर रहे हैं। अरे हम उसको देख रहे हैं जो जमीन वही मैं कह रहा हूँ मान्यवर जी, आप कह रहे हो राष्ट्रपति का शोषण हो रहा है, आप आर्थिक सहायता से मजबूरी दे रहे हो, मगर शोषण तो फिर भी हो रहा है। नहीं, उसको कैसे रोकोगे? हम उसको रोकने के लिए कानूनी व्यवस्था कैसे ठीक? कानूनी व्यवस्था हम बताते हैं, कानूनी व्यवस्था हम क्या बताते हैं। देखिए, जो एजुकेशन है, पहली क्लास से, प्राथमिक क्लास से एजुकेशन में रिजर्वेशन होता है। अब जब पहली क्लास के अच्छे स्कूलों में, सेंटर स्कूलों में, पब्लिक स्कूलों में, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, लक्ष्मण पब्लिक स्कूल है, रेड रोज पब्लिक स्कूल है, एयरफोर्स भारती स्कूल है, उसमें सब में आरक्षण की व्यवस्था है। जब उन स्कूलों के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रिजर्वेशन है एडमिशन के लिए, शेड्यूल कास्ट का भी है, जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में से जो डिप्राइव क्लास के बच्चों का एडमिशन होगा, तो जब वो नर्सरी से और पहली क्लास से जब एडमिशन होगा तो 12th तक एक अच्छे स्कूल के अंदर शिक्षा प्राप्त करेगा, और जब वो अच्छे स्कूल से शिक्षा प्राप्त करेगा तो उसको 10 साल लगेंगे। यानी पहली क्लास से लेकर के 12वीं तक 12 साल लगी। वो जब आईआईटी में जाएगा, आईआईएम में जाएगा, और आईआईएम के बाद एमबीबीएस में भी जाएगा, ये तीनों जगहों में जब जाएगा या एनडीए पार करेगा, तो वो उसका सर्वांगीण विकास होगा। तो जब वो सक्षम बनेगा, तो उसका सक्षम बनने से यही कारण है कि जो राष्ट्रपति का तिरस्कार किया गया, हमारे वर्तमान राष्ट्रपति का तिरस्कार किया गया, पूर्व राष्ट्रपति का तिरस्कार किया गया, वो केवल इस वजह से किया गया क्योंकि चंद लोग ही केवल ऊपर बैठे हैं। सर्वांगीण जो समाज है, जो 3% जो बिल्कुल नौकरियों से बाहर है, और 97% जो 30% है वो 97% रिजर्वेशन में बैठा है, और जो 70% है वो 3% नौकरियों में बैठा है। उसको जब 30% लोगों को उनका कोटा अलग कर दिया जाएगा क्योंकि वो सक्षम हो गए हैं, और प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उनको ऊपर पहुंचाया जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि नौकरियों में कैसे सक्षम करोगे? अरे भाई, अभी मैंने उदाहरण दिया था, 58,000 बीपीसीएल के पेट्रोल पंप है। अगर डिप्राइव क्लास में उसको पेट्रोल पंप अलॉटमेंट किया जाएगा, पेट्रोल पंप देने के लिए जमीन भी सरकार देती है, पैसा भी सरकार देती है। एक दिन की इनकम 15,000 से लेकर के 25,000 पर डे की इनकम होती है। जिसका पेट्रोल पंप होगा उसका ज्ञान तो अपने आप बढ़ जाएगा, वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाएगा। एक क्वेश्चन है कि जब वर्गीकरण हो जाएगा, तब भी तो दलित जातियां मिलकर लड़ सकती है, भेदभाव की, छुआछूत की बात है, तो ऐसे उन लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यस, योर गुड क्वेश्चन। उनको दर्द इसलिए हो रहा है कि अभी तक तो भाई साहब वो एक रोटी पूरी खा रहे थे। सामाजिक न्याय हो गया, अब एक बेटे के 4 हैं, एक कैटेगरी में बना दी गई है, 1100 जातियां हैं। यहाँ पर वाल्मीकि, खटीक, धोबी, धानुक नाम से जानी जाती है, महाराष्ट्र में महार के नाम से जानी जाती है। मतलब तो ये हुआ ना सर कि जो जाटव समाज है, दलित समाज में एक नया ब्राह्मणवाद फैला रहे हैं। यस, देखो वो तो हमारे अंदर ये हमको इतना तिरस्कृत कर रहे हैं कि जिस दिन से 1 अगस्त के बाद ये ऑर्डर आया, उन्होंने तो हमें अनपढ़ जाहिल कहना शुरू कर दिया, बेकार कहना शुरू कर दिया। अरे भाई, आप भी तो उस जगह से चले थे जिस जगह से हम साथ साथ चले थे, हम दोनों अलग नहीं थे। जीतन राम मांझी के बारे में अजीब बातें यहाँ आंदोलन में कही जाती है कि वो चूहा खाते हैं, ये लोग हैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकते, नौकरी ले ही नहीं सकते। आप बताइए मुझे, बस में आप जाते हैं, ट्रेन में आप जाते हैं, बस में क्या लिखा रहता है? बस में लिखा रहता है 2 सीट लिखी रहती है महिलाओं के लिए रहती है, जिस पर 4 महिलाएं बैठती हैं। 1 सीट लिखी रहती है बुजुर्गों के लिए आरक्षित है, लिखी रहती है ना। अब जब वो बुजुर्गों के लिए आरक्षित लिखी रहती है, जब एक लड़की आती है और कहती है एक्सक्यूज मी सर, दिस सीट इज लेडीज, कैन यू स्टैंड अप प्लीज, तो वो तुरंत खड़ा होता है। और बुजुर्ग जब बैठे होते हैं, जब बेंत लेकर आते हैं, तो बेंत लेकर के आने के बाद वो कहते हैं बेटा खड़ा हो जा, बुजुर्गों की सीट है, देनी पड़ती है। यही है वर्गीकरण, कि वर्गीकरण अगर कर दिया जाएगा तो इससे आरक्षण खत्म नहीं होगा। जैसे 100 सीटों में से उनको 15% रिजर्वेशन को शो करना ही पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ डीओपीटी को देना ही पड़ेगा। वो कभी खत्म नहीं हो सकता। एनएफएस जरूर हो सकता है कि प्रेजेंट ना हो। चंद्रशेखर जी आपसे डर गए हैं इसीलिए वो सड़कों पे उतर रहे हैं? नहीं, आप ये मैं तो नहीं कहूंगा वो डर गए हैं, उन्होंने अपनी जगह चेंज करा ली है कि रामलीला ग्राउंड पर हो सकता है कि वो डर कर ही तो 2-2.5 हजार लोगों को वहां पर करना चाहते हैं। अब ये पूरे देश में जो वाल्मीकि समाज, जो धानुक समाज, जो खटीक समाज उनको एक छत्र अपना युवा नेता मानता था, वो उनका ही विरोध पर उतर आए। उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा
लेकिन मैं दलित को अलग नहीं होने दूंगा। अरे अगर आपको थोड़ा बहुत दर्द है ना दलितों के प्रति, डिप्राइव क्लास के प्रति अगर दर्द है तो आप आइए ना। हम धरने पे बैठे थे, आकर कहते कि हम इस आरक्षण के समर्थन में आपका समर्थन करते हैं। आप क्यों भाई गलत बोल रहे हैं कि हम इसका विरोध करेंगे? बताइए मुझे क्यों विरोध कर रहे हैं वो? अरे एक परिवार की संपत्ति में से एक ना एक दिन तो बंटवारा अवश्य होता है ना, घर में से, जमीन में से, जायदाद में से, हर जगह में बंटवारा होता है। अब कहते हैं तिरस्कार वाली बात, तो आपने हमको एक साथ समझा नहीं। अगर ये हम लोगों को आरक्षण का पूरा लाभ मिला होता तो शायद इनके भाई हम बन करके मजबूती से खड़े होते। जिस प्रकार से हरियाणा में, पंजाब में 1975 से रिजर्वेशन लागू है और पंजाब में किसी डिप्राइव क्लास के ऊपर कोई आज तक एट्रोसिटी का केस नहीं हुआ है। आप क्रीम लेयर को कैसे देखते हो? क्रीम लेयर लागू होना चाहिए आप कह रहे हो, मंच पर दहाड़ रहे हो, आप बोल रहे हो, समाज को इकट्ठा कर रहे हो, पूरा समाज, पूरा भारत आपको देख रहा है। क्या क्रीम लेयर लगने के बाद वो लोग आपके खिलाफ नहीं होंगे जिनको फायदा नहीं मिलेगा? और जिनको मिल जाएगा, जिनको मिल जाएगा वो बड़े पद पर जाने के बाद उनकी जो संतानें पैदा होगी, क्या वो उसी पद पर बैठ पाएगी? नहीं। क्या फिर राजा की? अब सुनिए ना, क्रीमी लेयर से क्या फायदा होगा? वो फायदा बताइए। क्रीमी लेयर में आप मुझे बताइए, इस डिप्राइव क्लास के केवल 2-4 लोग हैं पूरे भारत में। पूरे भारत में IAS मुझे लग रहा है कि जितने हमारी उंगलियों पर निशान है वो 15 नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण मैं देता हूँ। जब इंटरव्यू होता है IAS का, सिविल सर्विसेज का, तो हर बोर्ड, हर कमीशन के अंदर 5 लोग होते हैं या 6 लोग होते हैं। उसमें एक शेड्यूल कास्ट का चेयरमैनशिप में बैठा होता है, वो उसको पास और फेल के नंबर की देने की उसकी राइट होती है। वो उसके बिगर सिग्नेचर के वो लिस्ट आउट नहीं होती है। मैंने ये देखा है कि जितने शेड्यूल कास्ट के लोग एग्जाम देते हैं, उस एग्जामिनेशन के अंदर उनकी जो शेड्यूल कास्ट लोगों की जो मेरिट होती है, थ्योरेटिकल जो मेरिट होती है, वो उनकी मेरिट जनरल कैटेगरी से ऊपर होती है। और जब वो इंटरव्यू में आते हैं तो 200 नंबर में से किसी को नंबर 75 मिलते हैं, किसी को नंबर 180, 110 मिलते हैं, 120 मिलते हैं, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं उनके नंबर 150 से ऊपर मिलते हैं। तो जब वहां वो लोग पार्शलिटी कर सकते हैं, तो यहां भी जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर में ये जो पार्शलिटी है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक चीज फिक्स कर दी जाएगी। तो क्रीमी लेयर से फायदा ये होगा कि जो 10 लोगों को फायदा हो रहा था, 10 लोगों को ना फायदा मिल करके अब पूरे समाज को फायदा होगा। अगर 10 लोग पहले से ऊपर बैठ गए हैं, 10 लोग जब पहले से ऊपर बैठ गए हैं, तो भाई उनका फायदा बंद कर दीजिए ना। अब वो सक्षम हो गए। जब आप मुझे बताइए, क्रीमी लेयर में OBC ने तो विरोध नहीं किया, यादव ने तो विरोध नहीं किया, सुनार ने तो विरोध नहीं किया, जाट ने तो विरोध नहीं किया, वो उन्होंने तो कोई विरोध नहीं किया। तो आप क्यों कर रहे हो? वही वजह हम जानना चाह रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, हम तो क्रीमी लेयर के पक्ष में है। पक्ष में है ना, हम क्रीमी लेयर के पक्ष में हैं। फायदे देखिए, एक तो स्कूलों में एडमिशन मिलेगा, टेक्निकल कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा, क्रीमी लेयर से सिविल सर्विसेज में एडमिशन मिलेगा, सिविल सर्विसेज में लोग आएंगे। क्रीमी लेयर से जो लोग बहुत पहले से मजबूत हो चुके हैं, उनके बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो एयर कंडीशन में रहते हैं, मर्सिडीज कार में जाते हैं, उनके बच्चे कंपटीशन में आते हैं। अब उसको क्रीमी लेयर से ये फायदा होगा, जो डिप्राइव क्लास का, यानी जो कम पढ़ा लिखा है, यानी जिसके नंबर कम आते हैं, वो बच्चा वो तुरंत सर्विस में आएगा। जैसे सिपाही भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, IAS भी बनेगा, PCS भी बनेगा। और क्रीमी लेयर से एक फायदा और होगा, क्रीमी लेयर से एक फायदा ही नहीं होगा, पेट्रोल पंप भी मिलेंगे, CNG फिटिंग स्टेशन भी मिलेंगे, और गैस एजेंसियां भी मिलेंगी, और नवरत्न कंपनियों के अंदर मैनेजमेंट की सर्विसें भी मिलेंगी। भारत के अंदर 25 नवरत्न कंपनियां। कौन सी जाति से पहचाना जाएगा? भाई देखो, जिसकी जाति, जो स्वीपर कम्युनिटी है, सपेरा कम्युनिटी है, सीवर में मरने वाला है, सांप का खेल दिखाने वाला है, बंदर का खेल दिखाने वाला है, यहाँ तो जाति की बात कर रहे हो आप। अरे आप विदेश चले जाएंगे ना तो आपकी जाति पीछा नहीं छोड़ेगी। आपका ना अमेरिका की जो बहुत बड़ी स्ट्रीट है, अमेरिका की वाशिंगटन की जो स्ट्रीट है, उस गली में भी जब आप मकान ले लेंगे तो हिंदुस्तान के लोग जाकर के भी ना ये कहेंगे, भाई साहब आप इंडिया से हैं तो पूरा नाम बताओ। आपका पूरा नाम पूछ करके आपकी जाति ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पर जाति ढूंढने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ आदमी बाद में ट्रांसफर होगा, यहाँ पर उसकी जाति पहले बता दी जाएगी। तो उसकी जाति तो अपने आप पता चल जाएगी। जाति या वही गिनी जाएगी और उनको फायदा जो होगा वो फायदा नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्यों नहीं दिया जाएगा? फायदा ही तो होगा ना। लगने के बाद, क्रीमी लेयर लगने के बाद में तो फायदा होगा ना, डिप्राइव क्लास के लोगों को फायदा होगा, उसकी संतान को कैसे फायदा होगा? उसी के संतान को नहीं, जब वो DM बन जाएगा तो उसके संतान को क्या लेने का मतलब है? तो वो सक्षम हो गया ना।
अरे भाई आप डीएम बन गए, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, आपको आरक्षण की क्या अभी जरूरत है? रोटी बट रही है आप लोगों में, जो 4 भाग आप लोगों ने करवा रहे हो, जो आप कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हमारी रोटी वो खा रहा है, तो वहां भी ऐसा हो सकता है, परिवार में कहीं ना कहीं बंटवारा होता है। हाँ, सुनिए ना, उस क्रीम लेयर को आप उस बस समय को किस तरह समझाओगे? हाँ, देखिए एक रोटी के 4 टुकड़े हैं, हाँ। और एक बाप के 4 बेटे हैं। एक बेटे को पूरी रोटी दे दी गई और उस बेटे ने ताकतवर बन करके पूरी रोटी खा करके एक बेटे को थोड़ा सा टुकड़ा दे दिया, दूसरे बेटे को थोड़ा सा दे दिया, और कभी किसी को दिया ही नहीं। वो भूखा इंतजार कर रहा है, और वो भूख का इंतजार कर रहा है कि शायद मुझे कल दे दे, शायद मुझे परसों दे दे। फिर उसने क्या किया, थोड़ा बहुत चिल्लाया तो उसको दे दी एक रोटी का टुकड़ा, फिर उसके बाद में दूसरे दिन चिल्लाया तो तीसरे को दे दी। इस तरीके से वो टुकड़े बांटता रहा, बराबर का हक नहीं दिया। आपकी प्रॉपर्टी में से, आपके पिता की प्रॉपर्टी में से हमारा पुराना घर था, मैं अपने ऊपर एग्जांपल देता हूँ, मेरे खानदानी मकान था, उसमें पूरा परिवार एक जगह रहता था। जब दादाजी एक्सपायर कर गए तो उनके 2 बेटे हुए, मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी। घर का बंटवारा हो गया। अब जब घर का बंटवारा हो गया, मेरे पिताजी के 3 बेटे, हम लोग 3 बहनें, हम लोगों का बंटवारा हो गया। अब मेरे 3 बेटे हैं तो उनका भी बंटवारा होगा। तो बंटवारा होना सामाजिक समरसता का मामला है, भाईचारा है। चलिए, जितनी जिसकी समझ उसको हम आपके पक्ष न्यूज पर दिखाते हैं। पूरा भारत यहाँ डीएससी समाज और मनुवादी वाले लोग जो होते हैं और बहुजन समाज को इकट्ठा करने में बड़ी मेहनत लगती है, वही समाज को इकट्ठा करने में बड़े आंदोलन हुए और बाबा साहब ने बड़ी मेहनत की, और यहाँ बड़े बड़े दिग्गज नेता आए हुए थे। जंतर मंतर पर सब ने अपने अपने विचार रखे, और भी विचार हम जानेंगे, मगर ये जानना जरूरी है कि आपका समाज, जो आपके प्रधान है, जो आपके नेता है, जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, वो कितना फायदा आप तक पहुंचा पाएंगे। हमारी कोशिश है, प्रयास है कि आप तक पक्ष न्यूज आपकी हर फायदे की चीज आप तक पहुंचा सके, और पहुंचाने के बाद आप सवाल कर सके और आप जवाब ले सके। बस यही हमारी मेहनत है, और मेहनत कैसे रंग लाती है, मेहनत जो इन्होंने की, आज उसका असर पूरे भारत में दिखेगा। तो करिए अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा।